आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। बांग्लादेश की इकोनॉमी को साउथ एशिया के अंदर सबसे बेहतरीन इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक माना जाता है। पिछले कई साल से दुनिया के टॉप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लेकर बड़े मीडिया आउटलेट्स तक आलमी लेवल के जो हैं वो इस फैक्ट पे बात कर चुके हैं कि जी ये जो हैं बांग्लादेश वाले ये सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं साउथ एशिया में। मिसाल के तौर पर आप ज़रा बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट देख लें। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश राइजेस टू बी साउथ एशियाज स्टैंड आउट स्टार एज इंडिया पाकिस्तान फॉल्स बिहाइंड। ब्लूमबर्ग जो है ये तो दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक माना जाता है। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश इज़ ऑन द राइज एंड इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी टेकिंग नोट्स। इंडिया और पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की ग्रोथ से सीखना चाहिए, राइटली सो। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर इंडिया और पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीखना चाहिए। फिर आप देखें कि साउथ एशिया मॉनिटर इन्होंने लास्ट मंथ रिपोर्ट किया कि वाई बांग्लादेश शुड बी सीन एज अ साउथ एशियन इकोनॉमिक मिराकल। मई में आप देखें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है आलमी सतह पर, ये भी लिख रहे हैं कि हाउ बांग्लादेश हैज़ सर्ज्ड पास इंडिया ऑन रोड टू साउथ एशियन इकोनॉमिक स्टारडम। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सबकी रिपोर्ट में बांग्लादेश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड की गई है। ये फैक्ट्स हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड हैं, कोई भी जाके देख सकता है। गूगल करें आपको पता चल जाएगा। हर जो बड़ा मालियाती इदारा है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन, जिसकी भी देख लो आप, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान और इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रही है। कई साल से ये ट्रेंड चल रहा है मुसलसल। इवन कोविड के दिनों में भी जब दुनिया के बहुत से मुल्कों की इकोनॉमीज ही दबरदूस हो गई, तबाह हो गई, GDP माइनस में चली गई बहुत सारों की, तब भी बांग्लादेश की इकोनॉमी ने सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इन दिनों ख़ास तौर पर इस साल बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक इशू पैदा हो चुका है जिसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसको रिजॉल्व कर नहीं पा रही। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कम हो रहे हैं कुछ अरसे से। गुज़िश्ता साल जुलाई में बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व जो थे वो $45.5 बिलियन से, जो कि इस वक्त कम होके $39.6 बिलियन हो चुके हैं। अच्छा, इसके दो मेन रीजंस हैं। ये जो फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं इसके दो मेन रीजंस हैं। एक तो बांग्लादेश की इंपोर्ट बढ़ती ही जा रही है, दूसरा ये है कि बांग्लादेश के बाहर से जो बांग्लादेशी पैसे भेजते हैं वो कम होते जा रहे हैं। जून में बांग्लादेश की रेमिटेंसेज में 5% डिक्लाइन आया था। यही हाल पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन ज़्यादा बुरी है बांग्लादेश की। उसकी स्टेबल इकोनॉमी पॉलिटिकल केओस की वजह से तेज़ी से श्रिंक हो रही है। जब तक इमरान खान था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे। GDP ग्रोथ भी पाकिस्तान की पिछले कई सालों से, ये जो इमरान खान के 2 साल थे उसमें बेहतर रही। लेकिन अब जो है वो पॉलिटिकल केओस की वजह से तेज़ी के साथ इकोनॉमी पाकिस्तान की डिप हो रही है। अगर ये जो भी अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी जल्द ख़त्म ना हुई, जो कि जल्द ख़त्म हो जाएगी उम्मीद है, तो मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानकार हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने भी कब का अप्लाई किया हुआ है IMF के लोन के लिए कि हमें लोन दे, लेकिन अभी तक डिसबर्समेंट नहीं हुई। बांग्लादेश ने भी अब IMF से $4.5 अरब मांग लिए हैं गिरते हुए रिजर्व्स को सहारा देने के लिए। ब्लूमबर्ग ने अभी 2-4 घंटे पहले रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश सीकिंग IMF बेल आउट एज इट्स फॉरेन रिजर्व्स फॉल सोर्सेज से। डेली स्टार भी बांग्लादेश का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि लार्जेस्ट लोन फ्रॉम IMF ऑन द कार्ड। तो बड़ा एक अमाउंट IMF से बांग्लादेश लेने जा रहा है। देखें, जनरली अगर देखें ना तो दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त डाउन जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं दुनिया के अंदर। मतलब कहीं आप देखें चाइना और अमेरिका जैसे बड़े मुल्क जो हैं वो खुद भी तो इशूज़ फेस कर रहे हैं। यूरोप में आप देखें क्या हालात हैं, वहाँ पर तो बुरे हालात हैं। कोविड के लॉकडाउन से दुनिया की इकोनॉमीज़ और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो बिगाड़ आया है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। एक आलमी फाइनेंशियल सिस्टम यूँ महसूस हो रहा है कि गिर रहा है, और इसके गिरने के बाद मुमकिन है कि नया फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया के अंदर बन जाए या बनाया जाए।
बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत सारा साउथ एशिया डॉलर्स की कमी का शिकार हो रहा है। ऐसे में इस वक्त आई थिंक अच्छा होगा कि ये तमाम मुल्क बैठें और कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें डॉलर्स की ज़रूरत कम हो जाए, डिमांड डॉलर की गिर जाए, ताकि इनके रिज़र्व्स पे असर कम हो। मिसाल के तौर पर ये सब अपनी लोकल करेंसीज़ में ट्रेड क्यों नहीं करते साउथ एशिया वाले? क्या ज़रूरत है इनको आपस में ट्रेड करते हुए भी डॉलर्स में लेन देन करने के लिए? अगर बांग्लादेश इंडिया से कॉटन ले रहा है तो टका देकर इंडियन रुपीस क्यों नहीं खरीद रहा बांग्लादेश? इसी तरह अगर इंडिया बांग्लादेश से कुछ चीज़ खरीद रहा है तो उसको टका में पेमेंट क्यों नहीं कर रहा? इससे डॉलर्स के मुकाबले में इनकी अपनी लोकल करेंसीज स्ट्रेंथन होगी और इनके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर भी ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। लेकिन ये काम बड़े स्केल पे होना चाहिए। इसके अंदर तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। दूसरा यह है कि बार्टर सिस्टम को रिवाइव करने की जितनी ज़रूरत आज दुनिया को है उतनी पहले कभी नहीं थी। वैसे तो ये इस्लामी तरीका, अच्छा इस्लामी तरीका माना जाता है। अगर आप इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ें तो उसमें बार्टर सिस्टम को काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल है। अगर बांग्लादेश को वीट चाहिए तो वो राइस के बदले उसी वॉल्यूम की, उसी अमाउंट की वीट क्यों नहीं खरीद सकता? ईरान के पास ज़्यादा तेल है लेकिन फूड आइटम्स उसके पास अक्सर कम हो जाते हैं, तो वो पाकिस्तान को ऑयल देकर उतने अमाउंट के फूड आइटम्स क्यों नहीं खरीद सकता? पाकिस्तान और ईरान के बीच वैसे बार्टर सिस्टम शुरू हुआ था, लेकिन खुदा जाने क्या हुआ कि बस वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई लगी, क्योंकि जितना इनके बीच बार्टर पर ट्रेड होना चाहिए उतना नज़र नहीं आया। लेकिन है ज़रूर इनके बीच मुआहदा। करेंसी की इन्वॉल्वमेंट की बिना देखें, ट्रांजैक्शंस का मैकेनिज्म बनाना चाहिए साउथ एशिया वालों को इन सारे क्राइसिस से निकलने के लिए। रीजन के ऑलमोस्ट सभी मुल्कों के फॉरेन रिजर्व्स एज आई सेड इस वक्त उनके ऊपर शदीद दबाव बन चुका है। श्रीलंका के तो बल्कि माइनस में चले गए, श्रीलंका के माइनस में चले गए, बांग्लादेश के डिक्लाइन हो गए, पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं। लिहाजा दुनिया के हालात देखकर, यूरोप की डिक्लाइनिंग इकोनॉमी देखकर, वहाँ पर गैस की बढ़ती हुई कीमत देखकर, यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप को डिस्टेबलाइज किया है और हमारे जो मुल्क हैं साउथ एशिया वाले, इनके एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा यूरोप की मंडियों में जा रहा होता है। अगर यूरोपियंस ने खरीदारी बंद कर दी तो इनके ऊपर असर पड़ेगा। अमेरिकन इकोनॉमी अलग से जवाल की तरफ दिखाई दे रही है। दिस इज द राइट टाइम कि इनको कुछ करना पड़ेगा इस वक्त, कबल इसके के बाद इनके हाथ से निकल जाए। साउथ एशिया वालों को मिलकर अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम और इन पे बात करनी पड़ेगी, डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वो जो पुतिन साहब ने बात की ना ब्रिक्स में कुछ रोज पहले कि दुनिया को डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही उसने बात की है। डॉलर के ऊपर इस वक्त दबाव आया हुआ है और इस दबाव को कम करने के लिए साउथ एशिया वालों को मिल बैठना पड़ेगा और कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर ये बैठेंगे तो कई तरह के ऑप्शंस इनके निकल सकते हैं, लेकिन कम से कम इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सारों को मिलकर। दुनिया के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, खासतौर पर ये जो दरमियाने लेवल के और गरीब मुल्क हैं और जो दरमियाने लेवल के मुल्क हैं, इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इनके पास डॉलरों की वैसे ही किल्लत है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी नीड है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ इन सब मुल्कों को बढ़ना चाहिए, वरना आप कितने भी अपने फॉरेन रिजर्व जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो हालात दुनिया के नज़र आ रहे हैं और आगे जिस तरह की दुनिया जा रही है, यूरोप अगर डाउन हो गया ना तो फिर हमारे यहाँ किसी मुल्क के पास डॉलर नहीं बचेंगे। ये मैं आपको बता दूं, यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। यूरोप डाउन गया तो हम भी डाउन जाएंगे, ये साउथ एशिया डाउन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मुल्क हैं साउथ एशिया के जिनकी एक्सपोर्ट ही डिपेंडेंट है यूरोप के ऊपर। यूरोप वाले चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं तो फिर हमारी चीज़ें बिकेंगी कहाँ से।